class 12th, very important lecture for Uttarakhand LT and also for KVS PGT. Dear learners, this is Saurabh Upreti here, a net edupreneur, starting this topic, very important topic, A Thing of Beauty by John Keats. Okay, so this poem is a very important poem in our NCERT class 12th, especially we can say it has major implications for exam point of view as well. We can say that this poem is written by John Keats, as you can see here on the screen. This is a direct page that you can see here from, you can say, NCERT, right? So John Keats brief biography is mentioned here, and we mostly are aware of John Keats. The students एग्जाम के point of view से भी कई बार ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सारे बच्चे आप देखेंगे इसको कि एंडीमियन का सबटाइटल क्या है, अ पोएटिक रोमांस। एंडीमियन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। एंडीमियन इट्स अ पोएम बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड, ग्रीक स्टोरी पर बेस्ड है, इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लाटमोस। ये माउंट लाटमोस इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, ग्रीस में। क्वेश्चन बनेगा कि कीट्स की जो ग्रीक इन्फ्लुएंसेस थे कीट्स पर, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कौन बता रहा है मुझे? कीट्स के ऊपर जो ग्रीक इन्फ्लुएंसेस थे, ठीक है, Keats was influenced from Greek culture, Greek images of shepherds, right? तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? We use the word Hellenism. ओके, तो कीट्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं हेलेनिज्म, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो गया। तो माउंट लाटमोस में एक जगह है, और हेलेनिज्म का मतलब ग्रीक इन्फ्लुएंसेस हो गए। तो माउंट लाटमोस एक जगह है जहाँ पर हम देखते हैं कि he had a vision of Cynthia, सिंथिया द मून गॉडेस। तो जो एंडीमियन है उसको एक विजन, एक ड्रीम आता है जिसमें वो मून गॉडेस सिंथिया को देखता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, द अनचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। एन्चांटेड मीन्स mesmerized by the beauty of Cynthia. The youth try to find her out and wandered away through the forest, and he goes through the forest wandering away and down under the sea. तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी कीट्स की पोएम है जिसमें जो हीरो है हमारा वो फॉरेस्ट और सी दोनों में जाता है? तो आंसर क्या बनेगा आपका? एंडीमियन बनेगा, ठीक है? तो एंडीमियन एक ग्रीक शेफर्ड का नाम है, क्लियर। और वो किसकी खोज में जा रहा है? यहाँ पर सिंथिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, डीप में जा रहा हूँ थोड़ा। वो सिंथिया को देखने जब जाता है तो ये जो है बेसिकली जो बुक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सारे बच्चे? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बुक्स में डिवाइडेड है। एंडीमियन जो ओरिजिनल बुक है, ये एंडीमियन, ये 4 बुक्स में डिवाइडेड है, और हर सेक्शन 1000 लाइन्स का है रफली। तो टोटल 1000 लाइन्स ईच हो गया, तो टोटल लगभग 4000 लाइन्स की लिखी हुई एपिक पोएम है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है? एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस इसका सबटाइटल है, और ये 1000 लाइन्स में ईच, यानी कि 4000 लाइन्स टोटल जो है लिखी गई 4 बुक्स में बुक है। और ये किस में लिखी गई है बेटा? ये किस में लिखी गई है? एंडीमियन। एंडीमियन लिखी गई है लूज कपलेट्स में, नोट कर लेना, लूज कपलेट्स, ठीक है? एंडीमियन लूज कपलेट्स में लिखी गई पोएम है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एंडीमियन जो ये लूज कपलेट्स में है, ये लूज कपलेट्स बेसिकली किस में लिखे गए हैं? इयाम्बिक पेंटामीटर में। इयाम्बिक पेंटामीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कपलेट्स का जो मीटर है वो क्या है? इयाम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है? और लूज कपलेट्स में लिखी गई है। तो कीट्स की पोइट्री को इसीलिए हम पोइट्री में, कीट्स की पोइट्री में हम इंजैबमेंट का यूज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? ये सारे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। इंजैबमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया गाइस। इंजैबमेंट, व्हाट इज़ एन इंजैबमेंट? इंजैबमेंट अभी आपके सभी एग्ज़ाम से पूछ रहा है। रन ऑन लाइन्स या स्ट्राइडिंग ओवर। अभी-अभी हमारा कुमाऊँ ये अल्मोड़ा का एसएसजेयू का पीएचडी एंट्रेंस था, जहाँ पर उसका दूसरा मतलब भी दिया था, स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइड मीन्स कदम चलना, स्ट्राइड मीन्स टू वॉक, स्ट्राइडिंग ओवर, ठीक है? तो रन ऑन लाइन्स या स्ट्राइडिंग ओवर दोनों ही इसके मतलब हैं एन्जैबमेंट के, ठीक है? तो कीट्स की पोएम्स में एन्जैबमेंट खासकर एंडीमियन में दिखाई देता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक बार ज़रा
क्लास में मज़ा ऐसा आ रहा है तो थोड़ा-सा समर्थन कर दें, सपोर्ट कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि क्लास हम जैसे भी पढ़ें मगर उसमें एनर्जी एक एनर्जी लेवल होना चाहिए आपका। एक कहीं न कहीं उसमें एक स्पार्क होना चाहिए एक आपका ना, ठीक है? तो यस, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोएम है एंडीमियन, एंडीमियन जो है आपकी डेडिकेटेड किसको थी? एंडीमियन वाज़ डेडिकेटेड टू, ये आपके एग्ज़ाम्स में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीट्स ने किसको डेडिकेट करी थी? तो ही डेडिकेटेड इट टू थॉमस चैटरटन। कीट्स ने ये जो पोएम है ये किसको डेडिकेट करी थी गाइस? थॉमस चैटरटन को करी थी। थॉमस चैटरटन कौन है? He was the youngest poet to commit suicide in the pre-romantic age. At the young age of 18 years, he committed suicide. So he was the youngest poet to commit suicide at the age of 18 years. ठीक है? तो चैटरटन, एंडीमियन was dedicated to चैटरटन. ठीक है? और चैटरटन को वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला है? वंडर ऑफ आवर एज या वंडरस बॉय, दोनों बोला है। ही इज़ अ वंडर ऑफ आवर एज। ये किसने बोला है चैटरटन को? वर्ड्सवर्थ ने बोला है। ठीक है, चार्टर्टन पे पेंटिंग किसने बनाई है? प्री-रैफाएलाइट्स ने बनाई है। ज़्यादातर बुक्स में 18 ही लिखा है तो 18 मान के चलते हैं, ठीक है? तो प्री-रैफाएलाइट्स जो थे क्योंकि मिड 19th सेंचुरी पेंटर पोएट्स का ग्रुप थे, इन्होंने जो है चार्टर्टन को एक मिथिकल लेजेंड का रूप दिया इन पे पेंटिंग्स बना के। और मैंने क्या बताया कि चार्टर्टन का हार्श क्रिटिसिज़्म हुआ था और चैटरटन का जो हार्श क्रिटिसिज़्म हुआ था, उसके बाद ऐसा कहते हैं कि चैटरटन ने सुसाइड कमिट किया। तो चैटरटन का जो हार्श क्रिटिसिज़्म था, ये किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत डीप लेवल पे जा रहा हूँ मैं, नेट के लेवल पे, लेकिन फिर भी होरेस वॉलपोल ने चैटरटन को क्रिटिसाइज़ करा था और जिसकी वजह से चैटरटन ने ये सेंसेशनल सुसाइड कमिट किया। क्लियर हो गया? तो मैं क्या बता रहा हूँ कि चैटरटन को वंडर ऑफ आवर एज वर्ड्सवर्थ ने बोला और कीट्स ने एंडीमियन चैटरटन को डेडिकेट करी। और चैटरटन प्री रोमांटिक एज के पोएट थे। He was the youngest poet to commit suicide. In those days, he was a legend. Okay. So what I'm trying to say, guys, is that you can say that, but Endymion, when Endymion was written, Endymion was actually criticized for which quality and who criticized it? एंडीमियन को क्रिटिसाइज किसने करा था? ये बात बार-बार आती है। तो एंडीमियन को क्रिटिसाइज किसने करा था? लॉकहार्ट ने करा था। कौन-सी बुक में करा था या कौन-सी मैगज़ीन में करा था? लॉकहार्ट, LOCKHART। लॉकहार्ट ने एंडीमियन को कौन-सी मैगज़ीन में क्रिटिसाइज़ करा था गाइस? ठीक है? इसके बाद कहते हैं कि नहीं, एडिनबरा में नहीं किया था। जल्दी से बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे नोट करेंगे कि जो है इट वाज़ क्रिटिसाइज्ड बाय लॉकहार्ट इन ब्लैकवुड मैगज़ीन, लॉकहार्ट, ठीक है? इन ब्लैकवुड मैगज़ीन एंड ब्लैकवुड मैगज़ीन। एंड इसके अलावा ये द क्वार्टरली रिव्यू में भी क्रिटिसाइज़ हुआ था। क्रिटिक्स ने क्वार्टरली रिव्यू में भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है? क्लियर हो गया सब लोगों को? और ये जो पोएम है एंडीमियन, बेसिकली ये लिखी कब गई थी? ये 1818 में लिखी गई थी, 1818 में, ठीक है? और 1818 में ही क्रिटिसाइज़ किया, तो एक क्वेश्चन बनता है सारे साथी मेरे साथ कि व्हिच पोएम एक्चुअली वाज़ क्रिटिसाइज्ड बाय क्रिटिक्स एंड व्हिच पोएम इज़ सेड टू हेस्टेन द डेथ ऑफ, हेस्टेन मीन्स उनकी डेथ को जल्दी कर देना, हेस्टेन द डेथ ऑफ कीट्स। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की कीट्स की डेथ कहाँ हुई है? कीट्स जो है डाइड इन रोम, ठीक है? तो जिसको नहीं पता तो कीट्स डाइड इन रोम इन इटली। सो ही वाज़ ऑन अ वॉकिंग टूर एंड कीट्स की डेथ हम लोग जानते हैं जो है कौन-सी व्हिच डिज़ीज़ लेड टू द डेथ ऑफ कीट्स? कौन-सा कंटे वो उनकी हेरेडिटरी डिज़ीज़ था कीट्स को, जिसकी वजह से कीट्स डाइड एट अ यंग एज?
Yes, tuberculosis, correct. Tuberculosis was the disease that actually intensified and led to the death of his life. Before that, he was also suffering. His brother also died from the same disease, and in 1818, it was the brother of Keats that actually died, and that caused a shock in his life. And we know that Keats, when he was in 1818 and 1819, he met. There was a neighbor, you know, who lived near Keats, and she was to become the muse of her poetry, and she was actually also the beloved of John Keats, Fanny Brown. She had a huge impact on the poems of John Keats, and we can say that it was a story that is well documented in all, you can say, um, writings of John Keats. So Fanny Brown was a neighbor as well as the beloved of John Keats, who lived near Keats' house in Hampstead. In 1819 was the year when they basically met. तो एंड इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जॉन कीट्स की कौन सा ईयर है जिसको मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ हिज लाइफ कहते हैं। तो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर जॉन कीट्स का 1819 है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 6 ग्रेट ओड्स लिखे ना। 6 ग्रेट ओड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सारे बच्चे नोट कर लेना कौन-कौन से 6 ग्रेट ओड्स हैं। एक ओड तो हम सबकी ज़बान पर है, ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे 5 ओड्स हैं जो उन्होंने लिखे, 5 ओड सॉरी हाँ, मतलब इसके अलावा यानी कि टोटल 6 ओड्स लिखे। इसमें से 5 ओड्स उन्होंने समर में लिखे, एक ओड उन्होंने डिफरेंट सीज़न में लिखा। तो 6 ग्रेट ओड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ जॉन कीट्स। तो यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर है सबको कि जॉन कीट्स क्या लिखते थे, कौन-सी जॉनर में लिखते थे। पोएम के बारे में आपको एक पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, और जॉन कीट्स का मैंने आपको क्या बता दिया है बेसिकली, एक ये भी बता दिया है कि उनकी पोएम्स में बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके से क्रिएट किए जाएँगे, ठीक है? तो अगर हम इसमें आगे बढ़ें साथियों, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जॉन कीट्स की पोएम्स में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ नेचर पोएट्री, ठीक है? अगर हम बात करें जॉन कीट्स की पोएम में, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जॉन कीट्स लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट। सो द फर्स्ट जो हमारी बुक है, हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, एंडीमियन से लिया गया है। चैप्टर का टाइटल अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि कोइंसिडेंटली फर्स्ट लाइन भी है। तो इसमें ये अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आप लिखेंगे 24 लाइन्स। इंट्रोडक्शन, the first 24 lines of Endymion has been taken in NCERT। ढूँढ-ढूँढ कर आपके लिए फैक्ट ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है आज के लेक्चर को। तो लाइन नंबर 1 से लेकर 24 तक आपकी जो है, ये आपके कोर्स में है एनसीईआरटी में। एंडीमियन की बुक 1 की ये इंट्रोडक्टरी 24 लाइन्स हैं, और मैंने क्या बताया आपको कि टोटल लाइन्स हर बुक में लगभग कितनी हैं? रफली 1000 लाइन्स हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप लोग नोट कर रहे होंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज़ देयर आर 4 बुक्स इन एंडीमियन, ठीक है? एंड जैसे कि आपने देख लिया कि एंडीमियन के बारे में उसका सबटाइटल वगैरह आपने देख लिया। इसके अलावा जो एंडीमियन है, जॉन कीट्स ने अपनी इस पोएम को खुद ही क्या कर दिया था, एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। जॉन कीट्स रिजेक्टेड दिस पोएम। अब क्यों किया था? क्यों किया था? इसके 2 रीज़न्स थे। जॉन कीट्स ने खुद ही इस पोएम को जो है इंफीरियर क्वालिटी का माना था। नंबर 1, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशंस थे। जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा डेविएशंस हो गए थे। स्टोरी में घुमाव-भटकाव बहुत ज़्यादा थे, और दूसरा इसमें जो पोएम थी उसमें सेंसुअसनेस, एक्स्ट्रा सेंसुअसनेस हो गई थी। सेंसुअस एलिमेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि पोएम का मेन थीम जो है वो लूज़ हो गया था, ठीक है? तीसरा इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें जो है ये पोएम कन्फ्यूज़न का भी कारण बनी थी, क्योंकि पोएम इतनी ज़्यादा लेंथी, डेविएशन, सेंसुअसनेस था कि पोएम में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि ओवरऑल स्टोरी की थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसीलिए जॉन कीट्स ने खुद भी इस पोएम को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया था, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगर मैं बात करूँ पहली जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द लेजेंड वेयर जॉन कीट्स फेमसली सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर हिम।
Beautiful lines. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Look at the beautiful lines, full of sweet dreams, health, quiet breathing. So here you can see the sensuousness. टेक्स्ट आपको जब भी अपने आंसर को सपोर्ट करते हैं, आप टेक्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोट करना पड़ेगा। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, लुक एट दैट, स्वीट ड्रीम्स, सिनेस्थेसिया लग गया। स्वीट जो है टेस्ट को कहते हैं और ड्रीम्स आपकी विजन है, तो स्वीट ड्रीम्स सिनेस्थेसिया का क्लासिकल एग्जांपल है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी कैसी है, क्वाइट ब्रीदिंग। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीदिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका क्या लग रहा है, इन्वर्जन लग रहा है। आर वी रीदिंग, रीदिंग का मतलब होता है गुथना, ठीक है, किसी चीज में जड़ना, किसी चीज को जो है एम्बेड करना, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एम्बेड करना, किसी चीज़ के अंदर जड़ना, ठीक है? तो अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू ऑन टू द अर्थ, वो कह रहे हैं कि जो है इसीलिए हम अपने जो है जीवन में एक फूलों का सुंदर गुलदस्ता जो है इस धरती से बाँधते हैं या उसको गूँथते हैं। जैसे हम माला बनाते हैं, फूलों की सुंदर सी माला हम बनाते हैं इस तरीके से सर्कुलर शेप में, तो एक एक माला जैसी हम सुंदर सी बनाते हैं। और स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, स्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पोर्डेंस मीन्स निराशा, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डर्थ का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज, कमी होना, लैक होना, ठीक है? अमानवीय कमी हो जाती है, नोबल नेचर्स मतलब सभ्य लोगों की कमी के बावजूद, निराशा के बावजूद, हम इस दुनिया में सुंदरता की आशा रखते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी मतलब हमें पता है कि ऐसी कई सारी हम प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि अनहेल्दी हैं, और ओवर डार्कन वेज में मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक चीटिंग, टेलिंग लाइज, बीइंग cunning to others, all these things he says are the challenges that human beings suffer, ठीक है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो यही चीज़ हैं जिनकी वजह से हम जो है सुंदरता को खोजते रहते हैं। और सुंदरता कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। पहली लाइन में यहाँ पर वो ये बहुत इम्पोर्टेंट, देखो याद रखना, कीट्स के बारे में बस एक ही चीज़ लिखा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ पूरे टॉपिक को। इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी या इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट्स की बात कीट्स अपने हर पोएम में लगभग कहते हुए दिखाई देते हैं। कला अमर है, कला कभी नहीं मर सकती। ठीक है? कला को लिखने वाला यानी कि कलाकार की मृत्यु हो सकती है, मगर हम नहीं कहते कि कला जो है कलाकार अपनी कला के माध्यम से जीवित रहता है, ठीक है? तो कला जो है अमर है। अगर देखा जाए तो ये कीट्स की कला या कीट्स की कविता ही तो है जिसकी वजह से कीट्स आज याद किए जा रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? Had it not been for his poems, we would not have remembered Keats so often, right? So it is because of the beautiful creations that we remember the inner beauty. And here Keats, actually जो Keats का लव है, ये मैं सारे आपको क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूँ। Keats का लव जो है प्लेटोनिक ब्यूटी है गाइस। Keats के लव एक मेटाफिजिकल एलिमेंट का लव है, फिजिकल एलिमेंट नहीं है Keats की ब्यूटी ब्यूटी में। कीट्स जो कहते हैं कि हम जो कहावत है कि सुंदरता जो है देखने वालों की आँख में है। सुंदरता क्या है? ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। पूरी क्लास का मैं वो चाहूँगा आपका समर्थन चाहूँगा इस बात पर। देखिए एक थिंकर था जर्मनी का जिसका नाम क्या था? सब लोग मेरे साथ-साथ इस थिंकर का नाम लिख देना। इमैनुअल कांत। क्या नाम था इनका? इमैनुअल कांत। ये लगभग आई थिंक 17th-18th सेंचुरी के जर्मन फिलॉसफर थे। इनका जो ब्यूटी पर कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ये लाइन बोली कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। कितनी गहरी बात कह गए ये। इससे पहले क्या माना जाता था? ध्यान देंगे पूरी क्लास। मान लीजिए ये यहाँ पर देखने वाला शख्स है और ये कोई एक दूसरा शख्स है या ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है, ठीक है? तो पहले से ये जो है हमारा कौन है? बिहोल्डर है यानी कि देखने वाला है, व्यूअर है, ठीक है? जब ये इसको देखता था तो ये माना जाता था कि एक्चुअली में जो सुंदरता है, जो ओल्ड थॉट था वो ये मानता था कि सुंदरता इस ऑब्जेक्ट में है, चाहे ये कोई वस्तु हो या कोई स्त्री हो, पुरुष हो, तो सुंदरता इस वस्तु में है। लेकिन भाई यहाँ पर कांत ने क्या कह दिया? कांत ने इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया।
कांत ने कहा कि नहीं, सुंदरता देखने वाले में नहीं है, सुंदरता जिसको हम देख रहे हैं उसमें नहीं है, सुंदरता तो इसकी नज़रों में है। अगर ये चाहे तो जो तथाकथित रूप से इसको बदसूरत लग रहा है, उसको भी ये सुंदर अपने भाव से बना सकता है। और अगर ये चाहे तो जो बहुत ही सुंदर बाहरी रूप से लग रहा है, लेकिन अगर इसको पता है कि ये जो है इसके भाव अच्छे नहीं हैं इसके, तो ये इसको फिर बदसूरत मान सकता है। तो ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो इट्स तो बहुत ही मतलब रोमांचित करने वाली लाइन है। दिखने में सिंपल है मगर इतनी सिंपल ये उस समय थी नहीं। इस लाइन की वजह से कांत जो है कांत हो गए। समझ में आ रहे हो? कांत एकांत में चले गए, ठीक है? और कांत ने एकांत में क्या बोला? ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की नज़र में है। अब बड़ी गहरी बात, ठीक है? तो कहने का मतलब कि एक्चुअली जो ब्यूटी है वो आपका एटीट्यूड ऑफ द व्यूअर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द व्यूअर। यू कैन सी द सेम थिंग, 2 person can see the same thing but have different opinions on it, right? इसीलिए हम बार-बार एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन की तैयारी में कहते हैं कि भाई अगर नज़रिया नज़रिया एक हिंदी में कहावत है, मेरी पूरी क्लास का साथ चाहूँगा कि शौक़-ए दीदार अगर है, शौक़-ए दीदार मतलब देखने का शौक, शौक़-ए दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। एक शायर ने क्या बोल दिया? कांत को ही उसने उर्दू में बोला है कि शौक़-ए दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। यानी कि अगर तुझे देखने का शौक है इस दुनिया में चीज़ों को तो नज़र पैदा कर। यानी कि अपने एटीट्यूड को जो है डेवलप करो। तो आई होप मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ पूरी क्लास को। प्लेटोनिक का मतलब समझा पा रहा हूँ मैं आपको। प्लेटोनिक या मेटाफिज़िकल का मतलब दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग दैट हैज़ यू नो द इनर ब्यूटी वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर ब्यूटी। ठीक है? गोरे रंग पे ना इतना मलाल कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। बड़ा खूबसूरत बॉलीवुड का सुप्रसिद्ध गीत है। तो कहने का मतलब कि जो है हमारी जो ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी दैट फेड्स आउट, फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट आवर इनर ब्यूटी इट स्टेज इंटैक्ट। Don't you see, have you not seen the beautiful old couples, having hand in hand and they sit together silently. They even don't talk to each other, but their eyes says their eyes say such a beautiful story. So it is all about your attitude towards the beauty, and Keats is a big supporter of that inner beauty, isn't it? So Keats admires that inner beauty. Keats says that okay, it's all good to have the beauty of the flesh. ठीक है, इसको क्या कहा गया है कि जिसे हम कह सकते हैं कि सुर-सुरा, हिंदी में क्या कहते हैं सुर और सुरा। ठीक है, सुर जो है आपका हो गया शराब और सुरा जो हो गया अप्सरा हो गई। सुर और सुरा के पीछे में तो सारी दुनिया पागल रही। तो हम इसमें कहते हैं 3 डब्ल्यूज़। क्या कहते हैं? 3 डब्ल्यूज़ इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। नोट कर लेना। ये 3 डब्ल्यूज़ जो हैं आपको कहीं कहीं न कहीं अब यहाँ पर वुमेन को ही कहा गया है, वुमेन मैन को ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, these are the 3 you know uh, downfalls of materialistic world. Okay, let me get back to the topic again, guys. So he says that all these things are there. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Look at the beauty. In spite of all, इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा सम शेप ऑफ ब्यूटी में कीट्स की जो साइंटिफिक विज़न है वो कैसी है? तो आप लिख देना एब्स्ट्रैक्ट। कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट विज़न है। वो कहते हैं अमूर्त है, मैं नहीं बता सकता कीट्स की कैसी वो सुंदरता है, क्या उसका आकार है, कैसी वो दिखती है, बट इट मूव्स अवे द पॉल। पॉल मीन्स द it's a beautiful line. Some shape of beauty moves away the pall. So it's a beautiful, you can say, line which actually represents so many things for all of us. Okay. So pall means जैसे मुझे पता था कि एक black cloud of smoke. Pall is black cloud of smoke. तो जो अंधेरे के जो बादल हैं उनको जो है छटा देती है, उनको दूर कर देता है। कुछ ना कुछ चीज़ है जो ऐसे हमारी निराशा को अलग कर देती है। तो ब्लैक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, ठीक है, पॉल।
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो स्पिरिट्स जो कि डार्क हो गई हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब यहाँ पर स्प्राउटिंग का मतलब कितना खूबसूरत वर्ड है। स्प्राउट करना मतलब जर्मिनेट होना, उगना। और शेडी बून, बून का मतलब होता है आपको पता ही है। यहाँ पर शेडी का मतलब क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि छायादार वृक्ष। और बून का मतलब आपको पता ही है, बून एंड बेन। ठीक है, हमारे लिए कहीं न कहीं ये वरदान का काम करते हैं, जो हमारी प्रकृति है। तो यहाँ पर प्रकृति के प्रति उनका जो चित्रण है, वो कैसा दिखाया गया है? वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि अ, क्या है, इट्स वेरी मच रिलेटेड टू नेचर एंड नेचर की ब्यूटी को दिखाया है। और इसके लिए कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तो उसके लिए कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं? जैसे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म के लिए यूज़ करते हैं हम एक वर्ड, कि हिंदू धर्म जहाँ पर जब मंदिर नहीं थे तो उसमें पेड़-पौधे, पत्थर, पहाड़ सबको पूजा गया, वेरी गुड, पैगन। तो यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर पैगन एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी को, नेचर को दिखाया गया है। पैगन, ओके? तो पैगन का मतलब वर्शिपिंग द फॉर्म्स ऑफ नेचर। प्रकृति के जो रूप हैं, सूरज, चाँद, इनको भी पूज दिया हमने, तो सूर्य देवता, चंद्र देवता। तो ये प्रकृति के, ये यही चीज़ हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ के उसमें, ठीक है? हम यूज़ करते हैं पैगन वर्ड, ठीक है? फॉर सिंपल शीप, देखो अब देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, ब्यूटी को डिफाइन विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। rills का मतलब क्या होता है यहाँ पर? झरना, फाउंटेन से है, ठीक है? साफ, स्वच्छ, निर्मल बहने वाले जो है पानी के झरने, जो अपने लिए कवर्ड, कवर्ड मीन्स अपने लिए एक रास्ता बना देते हैं, एक मतलब ढक देते हैं अगेंस्ट द हॉट सीज़न। जो हॉट सीज़न, यहाँ पर हॉट सीज़न एक मेटाफर है। हॉट सीज़न मीन्स जो हमारी ट्रबल्स हैं लाइफ में, उनको दूर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लियर रिल्स हैं, ये एक मेटाफर है हमारे, जो है जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रबल शूटर्स, ट्रबल को जो शूट करते हैं, यानी कि ट्रबल शूटर्स मतलब जो ट्रबल्स को हटाते हैं। जैसे दे कैन बी द आवर मेंटर्स, दे कैन बी आवर गाइड, दे कैन बी आवर पाथ, यू कैन से torch bearers, so all these people, या फिर our moments of happiness उनको बता रहा है। बहुत सारे मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बात हो रही है। The midst forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। यहाँ पर mid forest break, BRAKE, यहाँ पर break का मतलब क्या है? Mid forest break means यहाँ पर forest का मतलब है full of life, anything which is full of life, our life which is full of, you can say, thing is called as। तो यहाँ पर ठीक है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब यहाँ पर है जिसे हम कह सकते हैं कि लेज़रली टाइम, ठीक है? लेज़र, जैसे अब वो शेफ़र्ड एंडेमियन, वो एक खोज में निकला है सिंथिया की। सिंथिया की खोज में वो भटक गया, तो वो जंगल में जहाँ पर वो भटकाव है, सुंदर सा एक जंगल आ गया, तो मिड फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच में, तो यहाँ पर लेज़र, लेज़र टाइम, वो एकदम खाली समय है और उसके पास है रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स। फेयर मतलब सुंदर, मस्क रोज़ आपको पता है, मस्क एक प्रकार का, आई थिंक हिंदी में कस्तूरी कहते हैं। मस्क रोज़ जो होता है, इतनी उसकी सुंदर खुशबू आती है। ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब यहाँ पर फ्लावर्स के लिए यूज़ हुआ है। तो मस्क रोज़ फ्लावर्स जो हैं, वो पूरी चारों तरफ उस सुंदर फूलों की घाटी में फैले हुए हैं और वहाँ पर वो रुका हुआ है। यहाँ पर ब्रेक का मतलब टेकिंग अ स्मॉल टाइम, ठीक है? एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। अब यहाँ पर ये लाइन समझ लेना, सारे बच्चे मेरे साथ। वो कह रहा है कि ऐसा ही कुछ हश्र, ध्यान से सुनना, ऐसा ही कुछ हश्र, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब जिनका मृत्यु आ गई है, जो मर गए हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी मीन्स पावरफुल पीपल हू वर वेरी ग्लोरियस पीपल ऑफ द पास्ट। माइटी का मतलब यहाँ पर पावरफुल के अलावा ग्लोरियस जो है, ग्लोरियस एंड ग्रेट पीपल से है। ग्रेट पीपल ऑफ द पास्ट, ठीक है? पीपल को शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो जो महान लोग हैं जिनको प्रसिद्धि मिली, उनके बारे में कह रहा है कि उनका भी ऐसा ही हश्र होता है जब वो मर जाते हैं तो। यानी कि उनकी कब्र पर भी ऐसे ही सुंदर जंगल उग जाते हैं और इतने ही सुंदर-सुंदर फूलों की जो है छटा वहाँ पर दिखाई देती है। कहने का मतलब कि वन्स यू डू द ग्रेट एक्ट्स, यू आर रिमेंबर्ड। पूरी पोएम में बार-बार यही आया है, यू आर रिमेंबर्ड इटर्नली। आपकी याद बार-बार आपको
जो है आपकी जो है आपके जो कृत्य हैं उनको याद किया जाता है और आप बार-बार जो है लोग उन आपको सलाम करते हैं। हम नहीं कहते कि मरना है मगर मरने से पहले कुछ करके जाना है, कुछ इस दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है वाली बात। तो वो कह रहे हैं कि जो महान हस्तियाँ हैं उनका भी ऐसा ही कुछ हश्र होता होगा, ठीक है? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। ये सारी सुंदर कहानियों का अंत ऐसा ही होता है जो हमने पढ़ी है या सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens spring। ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग के कोने से या स्वर्ग के एक जिसे हम कह सकते हैं कि स्वर्ग की ओर से जैसे एक अंतहीन धारा, ठीक है? अंतहीन अमृत की धारा हमारे ऊपर को बरस रही हो। कितना सुंदर है इसका ट्रांसलेशन अगर आप अपने शब्दों में करें, तो एक अंतहीन अमृत की धारा स्वर्ग से जैसे हम पर बरस रही हो, ये कहानियों को सुनकर हमें ऐसा लगता है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। बार-बार बोल रहा हूँ, मेटाफर का यूज़ इसमें कई बार जो है इन्होंने किया है। फिगर ऑफ स्पीच ही बताते जा रहा हूँ आपको। अब जैसे एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक है, यहाँ पर वो कैसा कौन-सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या यूज़ कर रहे हैं? नोट कर लेना, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब एडजेक्टिव को कहीं इमॉर्टल को आप एडजेक्टिव है उसको ड्रिंक के साथ लगा, ठीक है? अमृत जो है अजय या हम कह सकते हैं अमर अमृत, है ना? तो उसको क्या कहते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्ज़ाम्पल है। तो ओवरऑल आपको क्लियर हुआ कि ये पोएम का ओवरऑल थीम क्या था? कैसे इसको समझाया गया है? ये तो हीरोइक कपलेट में अगर आप देखें तो आप इसमें क्वेश्चंस की बात करें, इन्हीं क्वेश्चंस को हम इसी में देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो अगर हम ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स की बात करें इस पोएम में जो बार-बार आया है, तो जो है उन्होंने कई सारे जो है एग्ज़ाम्पल दिए हमें। उन्होंने फ्लावर की बात करी है, उन्होंने जो है हम जानते हैं कि वैली की बात करी है, ठीक है? ब्यूटीफुल वैली की बात करी है उन्होंने, इम्मॉर्टल ड्रिंक की बात करी है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है पोएट ने हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है हमें समझाने की कोशिश करी। अगर आप टेक्स्ट को बार-बार देखें, तो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये देखिए एक बार की बात करिए, बार मीन्स क्या होता है जिसे हम कह सकते हैं कि फूलों का एक लटकता हुआ जिसे कह सकते हैं गुच्छा बार खासकर एक जो ऐसे अर्धचंद्राकार तरीके से हो जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि लोग घरों के ऊपर अपने ऐसे यू यू शेप में लगा लेते हैं और उस पर फिर बढ़िया से फूलों की जो लताएँ हैं वो बिखरी रहती हैं, तो बार व्हाइट फॉरेस्ट सो बार मीन्स शेडी एरियाज ऑफ फ्लावर यू कैन से तो एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स तो स्वीट ड्रीम्स आप अंडरलाइन करेंगे, बार अंडरलाइन करेंगे, क्वाइट ब्रीथिंग, हेल्थ ये सारे वर्ड्स हैं, रीदिंग अ फ्लावरी बैंड सुंदर फूलों का गुलदस्ता, ठीक है? तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ब्यूटी को दिखा रहे हैं। फिर वो कहता है कि लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज़ सफरिंग एंड पेन तो सफरिंग एंड पेन के लिए जो है यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे डेस्पोंडेंस है, इनह्यूमन लैक ऑफ नोबल नेचर है, ठीक है? अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज़ ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपकी किसको दिखाती हैं, जो है चैलेंजेस को दिखाती हैं लाइफ़ के, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें फिर वो क्या कह रहा है, व्हाट डज़ द लाइन देयरफॉर ये इसका मतलब बताएँ, आर वी रीडिंग अ फ्लावरिंग बैड टू बाइंड अस टू अर्थ, देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ? यस एनीवन? यस प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये घुमा-घुमा के पूछा हुआ है। फ्लावरी बैंड में ट्रांसफर्ड एपिथेट लग रहा है, ठीक है? पर तो क्या है इसका मतलब इस लाइन का? सारे बच्चे ट्राई करें। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें मेनली वो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू ही इज़ ट्राइंग टू से ना ही इज़ ट्राइंग टू से दैट वी एक्चुअली whenever we are in pain and suffering, we try to connect ourselves to the different forms of nature. So you can say that human beings जल्दी से नोट करेंगे, human beings connect to nature at different forms of nature, ठीक है? और you can say they are actually creating
beautiful memories. They are creating unforgettable memories of happy times. They are creating unforgettable, जैसे लिखा रहा हूँ वैसे नोट कर लेंगे, unforgettable memories of the happy times of our life, especially you can say in the lap of nature, especially in the lap of nature. ठीक है, तो ये है। नोट कर लिए सबने? ठीक है। So साथियों, this was just a brief presentation on Endymion, a poem by John Keats. It's a very important presentation that I gave, in which I tried to cover all the different aspects of Endymion poem written by John Keats. A part of it was in our NCERT 12th class syllabus, which is very useful for Uttarakhand LT and also for KVS PGT. So dear all, this is it for the NCERT section, right? So stay connected with our KJ team, and we'll continue to bring to you all the different three-star authors. Please always remember that it's important that we must remember actually all the what is called as three-star, two-star, and one-star author. That's a unique contribution that we have, tried to share with you all. If we can just quickly run through this file, this is a file that we have already made, guys, and in this file you can see that we have covered the 11th class writers. As I have shared earlier, in poetry I tried to cover under three-star author A Thing of Beauty, this special poem. So stay connected, and we'll keep bringing all the three-star, two-star, and one-star categorization to all of you, so that you can fine tune your exam preparation and be more smarter in your competitive exam, okay, for clearing these papers, right? Thank you.